पार्थ एंगर एंड रीत इम्प्रेस्ड एवरीवन। अब आगे, जहां तक मुझे पता है तुमने इस वक्त अभी तक अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं की हुई है और तुम मुझे इस प्रोजेक्ट के ऊपर ऑब्जेक्शन उठा रही हो। आई मीन सीरियसली, रीत की तरफ देखते हुए नम्य ने सार्कास्टिकली कहा। इस वक्त सबकी नजर रीत पर टिकी हुई थी। सबके उसके कुछ कहने का इंतजार कर रहे थे और पार्थ भी बहुत ही क्यूरियोसिटी से रीत की तरफ देख रहा था कि आखिर वो क्या कहने वाली है। रीत पार्थ की तरफ देखते हुए कहती है, सर आई कैन एक्सप्लेन माई पॉइंट्स। मेरा मोटिव मैम को रॉन्ग प्रूव करना या इस प्रोजेक्ट को रोकना नहीं है, बल्कि ऐसे कुछ पॉइंट्स को सबके सामने रखना है जो शायद इस प्रोजेक्ट में होने वाली गलतियों से हम बचा ले। सो कैन आई? रीत ने परमिशन मांगते हुए पार्थ की तरफ देखते हुए पूछा। पार्थ ने प्रोजेक्शन की तरफ इशारा करते हुए कहा, गो अहेड मीज। रीत कुछ ही देर में रीत ने प्रोजेक्शन पर होटल साइट के मैप को सबको दिखाते हुए पॉइंट आउट करते हुए बताती है, रीत जंगल के इस पार्ट पर जहां हम अपना होटल बनाना चाहते हैं। प्रॉब्लम इस लैंड पार्ट में नहीं बल्कि यहाँ के लोगों में है, जो यहाँ पर किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट को पूरा होने ही नहीं देते हैं, क्योंकि वो लोग अपने नेचर प्रकृति के प्रति बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। पहले भी यहाँ इसी लैंड को बहुत से लोगों ने खरीदा था, लेकिन जब उन्होंने यहाँ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया तो यहाँ के लोगों ने उसे होने नहीं दिया, बल्कि इसी के चलते कितने लोगों की डेथ की भी खबर आई थी। यहाँ के लोग बाहर के लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते, इसी वजह से इस लैंड के इस पार्ट से अपना पीछा छुड़ाने के लिए लोग बेचते रहते हैं। और इसी तरह ये लैंड इस बार हम तक पहुंचा है। जिसने भी ये लैंड हमें बेचा है उसने यहाँ पर होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में हमें पता नहीं चलने दिया। रीत ने ये सब बताते हुए वहाँ के कुछ पिक्चर्स भी साथ साथ में दिखा रही थी। और मैं ये सब इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे कॉलेज में एक प्रोजेक्ट के दौरान हमें इस बारे में पता चला था, इसीलिए मैंने इस प्रोजेक्ट को लेकर ऑब्जेक्शन उठाया था। मैं ये नहीं कह रही हूँ मैम कि आपसे इस प्रोजेक्ट में कोई गलती हुई है, लेकिन आपको इस लैंड के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन छुपाई गई है। वो तो ठीक है मीज रीत, आपने प्रॉब्लम तो हमें बता दी, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी है आपके पास, या फिर सिर्फ प्रॉब्लम्स ही पॉइंट आउट करने में माहिर है आप? नम्य ने कहा, आई मीन अगर बाकी सबकी ही तरह हमने भी ये जमीन खरीद कर और इसे किसी और को बेच दिया तो बाकियों में और वालिया इंडस्ट्री में क्या फर्क रहेगा? यस मिस रीत, ऑब्जेक्शन उठाना तो बहुत आसान है, लेकिन सॉल्यूशन उतना ही मुश्किल होता है। क्या कोई सॉल्यूशन है? पार्थ ने कहा, यस सर, इसका भी सॉल्यूशन है। अच्छा, और वो क्या है, जरा हम भी तो जाने कि जो कोई ना कर पाया वो एक कॉलेज स्टूडेंट के आइडिया से पॉसिबल हो पाएगा। नम्य की बातों से साफ पता चल रहा था कि रीत उसकी आंखों में खटक रही थी। रीत का यूं बोलना उसे इस वक्त सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना रहा था। जो बात नम्य को खटक रही थी, पहला ये कि हमें वहां के लोकल लोगों से बात करनी चाहिए कि वो क्या चाहते हैं, उनके आइडियाज हमें सुनना चाहिए हमारे प्रोजेक्ट में। अगर वहां के लोकल लोगों की इन्वॉल्वमेंट होगी तो हमें भी फायदा होगा और उन्हें भी। सेकंड, ये हम कोई ऐसा आइडिया निकालना होगा जिससे कि हम जंगल को काटने की जरूरत न पड़े और हमारा काम भी हो जाए। और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि ऐसे आइडियाज अब लोग ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसे बहुत से होटल और आइडियाज लोगों ने बनाए हैं जहां उन्होंने नेचर को किसी भी तरीके से कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। और भी कुछ पॉइंट्स रीत ने प्रेजेंट किए, जिसके बाद पूरा मीटिंग रूम तालियों से गूंज उठा, क्योंकि रीत का आइडिया सबको बहुत ज्यादा पसंद आया था। आई मस्ट से मीज रीत, गौरव ने आपको मेरा सेक्रेटरी चुन के कोई गलती नहीं की। मुझे थोड़ा डाउट था, जो अब पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। ये सुन के रीत को बहुत खुशी हुई और उसने पार्थ को थैंक यू कहा और बाकी सब ने भी रीत को कांग्रेचुलेट किया, क्योंकि सभी लोग रीत से इम्प्रेस्ड हो चुके थे। वालिया कंपनी कोई आम कंपनी नहीं थी। यहाँ जॉब पाने के लिए लोगों को कई टेस्ट से गुजरना पड़ता था, तब जाके कहीं 1000 लोगों में से 100 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाता था। ऐसे में एक कॉलेज स्टूडेंट को इतनी आसानी से जॉब मिल जाना, ये बात किसी को हजम नहीं हो रही थी। लेकिन पार्थ के डर से कोई कुछ नहीं कह रहा था, पर पीठ पीछे बातें तो हो रही थी कि रीत यहाँ बिना किसी एलिजिबिलिटी के और सोर्स के थ्रू आई है। लोगों ने रीत और गौरव को लेकर भी बातें बनाना चालू कर दिया था। भाई, लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं होता, और होता भी है तो उन्हें अपने काम से ज्यादा लोगों के बारे में नेगेटिव कमेंट करना कुछ ज्यादा ही पसंद आता है। अब इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। बेचारा गौरव अपनी मंगेतर के चलते लोगों की गॉसिपिंग का पार्ट बन गया। आखिरकार रीत ने अपने बॉस को इम्प्रेस कर लिया, लेकिन कोई था जिसका इन सब की वजह से खून गुस्से और जलन से उबल रहा था। नम्य अपने केबिन में अपने डेस्क पे रखा सारा सामान फेंकते हुए गुस्से में कहा, रीत, आज तुमने मेरी जो इंसल्ट की है, आई विल मेक श्योर कि मैं उससे तुम्हें सूट समेत वापस करूंगी। तुमने मेरे पार्थ के सामने मेरी इंसल्ट करके अच्छा नहीं किया। यू जस्ट वेट एंड वॉच। पार्थ इस वक्त अपने केबिन में इधर उधर अपने केबिन में घूमते हुए ही रीत को कुछ पॉइंट्स नोट करवा रहा था। रीत बैठ के लैपटॉप में ही नोट कर रही थी।
हैव यूर डन? पार्थ ने पूछा। ये सर, हम दिखाओ। पार्थ लैपटॉप में देखने के लिए रीत के पीछे से ही देखने के लिए रीत की लेफ्ट साइड में उसकी चेयर पे एक हाथ और एक हाथ टेबल पर रख के झुकता है। इस वक्त पार्थ रीत के ठीक पीछे था। जब पार्थ झुकता है तो उसे रीत में से कुछ जानी पहचानी खुशबू सी आती है, जो उसे अच्छी भी लग रही थी। रीत का ध्यान तो पूरी तरह से लैपटॉप पर था, लेकिन पार्थ अपनी आंखें बंद करके रीत की फ्रेग्रेंस को महसूस कर रहा था। पर ने धीरे से अपनी आंखें खोलते हुए रीत की तरफ देखा। वो रीत को इस वक्त बहुत करीब से देख रहा था। उसका गोरा रंग, गोल चेहरा, उस पे आगे आती हुई उसकी लतें। पार्थ को भी पता नहीं चला कि वो कब उस मूवमेंट में खोसा गया और उसके हाथ अनायास ही रीत की लतों को छूने के लिए बढ़ गए। इस सभी बातों से अनजान रीत उन पॉइंट्स को देख रही थी। इससे पहले कि पार्थ रीत की उन लतों को छूता, पार्थ के फोन की रिंग की वजह से वो होश में आ जाता है और जल्दी से रीत से दूर होकर एक साइड में खड़ा होकर अपनी आंखें बंद कर लेता है, जैसे उसे खुद भी पता ना चला हो कि वो इस वक्त क्या करने जा रहा था और उसके लिए खुद को डांट रहा था। इस वक्त पार्थ की पीठ रीत की तरफ थी, जिससे वो पार्थ के चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन और गुस्से वाला चेहरा नहीं देख पा रही थी। गो, पार्थ ने सीधे कहा। जी, रीत ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, क्योंकि अभी भी कुछ पॉइंट्स रह गए थे जो पार्थ को क्लियर करना था, लेकिन वो ऐसे उसे अचानक यहां से जाने को कह रहा था। रीत, बट सर अभी भी आई सेड गो राइट नाउ, पार्थ ने थोड़ा गुस्से से कहा। तो रीत भी डरते हुए वहां से जल्दी से केबिन से बाहर चली गई और अपने केबिन की तरफ जाते हुए खुद से ही कहती है, ये सर को अचानक से क्या हो गया? अभी तक तो ठीक थे, अचानक से इनका मूड बदल गया। शायद इसीलिए गौरव सर ने कहा था कि सर के सामने सोच समझ के बोलना और काम करना। हाँ, गौरव सर ने उनके मूड के बारे में बताया था कि बिन मौसम बरसात की तरह कभी भी खराब हो जाता है। इधर केबिन में पार्थ ने गुस्से से अपनी मुट्ठियों को कस रखा था। उसे खुद अपने बिहेवियर पर गुस्सा आ रहा था कि तभी उसका फोन, जो एक बार बज के कट जाने के बाद फिर से बजना चालू हो जाता है। पार्थ अपना ध्यान अपने ख्यालों से हटा के अपने फोन की स्क्रीन पर देखता है तो उसके फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। आखिरकार जिसका मुझे इंतजार था वो कॉल आ ही गया। फाइनली अब मैं तुम लोगों से मिलूंगा। और अचानक ही उसका चेहरा गुस्से से भर जाता है। इस वक्त अगर उसका चेहरा कोई अगर देख लेता तो डर के मारे शायद बेहोश ही हो जाता। मुंबई सीपोर्ट कुछ लोग अपने हाथों को पीछे करके घुटनों के बल बैठे हुए थे और उन्हें चारों तरफ से घेरे हुए लोग उन पर बंदूकें ताने खड़े थे। जिनके हाथों में गन थी वो सभी लोगों ने एक ब्लैक हुडी पहनी हुई थी और चेहरे पर मास्क लगा रखा था। उन सब के हडीज के आगे को साइड पर केडी लिखा हुआ था। तभी वहां सबके बीचों बीच चलते हुए एक डैशिंग पर्सनैलिटी का इंसान आता हुआ दिखाई देते हैं, जिसने व्हाइट शर्ट और पंत पहन रखा था, लेकिन चेहरे पर मास्क था। जिसके पीछे से कुछ लोग अपने हाथों में गन लिए हुए थे, शायद उसके बॉडी गार्ड्स थे। उस इंसान के अगल बगल दो लोग थे जिनके चेहरे पर भी मास्क था, लेकिन उन्होंने नॉर्मल कपड़े पहने हुए थे। आखिर किसका फोन आया था पार्थ को? कौन है व्हाइट कपड़े वाला इंसान? रीबॉर्न ऑफ द डेविल, ऑथर नेहा यादव।